अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर। मैं आपको करा रही हूँ यहाँ पे चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स, और उससे रिलेटेड अभी तक हमने सारे कॉन्सेप्ट्स भी समझ लिए, बहुत सारे क्विज भी सॉल्व कर लिए। अब इस लेक्चर में हमने क्या करना है कि हमारे इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक है ना सॉल्ट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड हमने कुछ सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, और हमने देखना है कौन कौन से नए ऐसे तरीके हैं जिससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने लगे, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्विज है, जिसमें आपने देखा कि हम जो क्विज लेके चल रहे हैं उसमें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए। एसिड्स के देखे, फिर बेसिस के देखे, और अब हम कर रहे हैं सॉल्ट्स के। ठीक है, एसिड्स और बेसिस के तो काफ़ी कॉन्सेप्ट्स थे जो इंटरलिंक्ड थे, जो एक जैसे थे, इसलिए उनके क्वेश्चंस भी काफ़ी हद तक एक जैसे ही थे, मतलब मिक्स थे ना। हमने दोनों कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया जब हमने एसिड्स और बेसिस के क्विज को सॉल्व किया। लेकिन अब जब हम सॉल्ट्स के क्विज को सॉल्व करेंगे तो बात होगी सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट्स के बारे में। तो क्विज सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस गिवन है। सबसे पहले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, और वो है हमारे पास सॉल्ट्स आर विच कंपाउंड्स। हमें ये बताना है कि सॉल्ट्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, सॉल्ट्स कौन से कंपाउंड्स हैं, ये बात मैंने आपको डिटेल में समझाई हुई है जब मैं आपको चैप्टर में पढ़ाए भी हैं सॉल्ट्स के। आपके पास सॉल्ट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में नहीं, बल्कि आपने जब इनकी बात करनी है तो ये बताना है कि सॉल्ट्स आपके पास कोवलेंट है या आयोनिक है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सॉल्ट की जो फॉर्मेशन है ना वो कैटाइंस और एनाइंस की वजह से हो रही है, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस की वजह से। इसका मतलब है जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व हैं, हमने क्या कह देना है उस कंपाउंड को, हमने कहना है कि वो आयोनिक कंपाउंड है। यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात नहीं करनी, हमने करनी है आयोनिक की बात। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी में पोलर कंपाउंड्स लिखा हुआ है। पोलर की बात अभी हम डिटेल में करेंगे जब हम आगे जाके अगले चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पोलर की बात होगी, लेकिन इसके अलावा आपने याद रखना है कि पोलर का मतलब होता है पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं। ठीक है, पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं एलिमेंट्स पे, जिसकी वजह से चार्जेस डेवलप हो जाते हैं कंपाउंड में। ज़रूरी नहीं कि वो कंपाउंड्स आयोनिक कंपाउंड्स हो, कोवलेंट कंपाउंड्स में पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ, पर आपने इस पर भी ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमने इसकी डिटेल में बात आगे करनी है। ठीक है, पोलर कंपाउंड्स में पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं। ठीक है, पार्शियल चार्जेस का क्या मतलब है कि ये चार्जेस कंप्लीटली पॉजिटिव और कंप्लीटली नेगेटिव नहीं है, बस थोड़े से पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। ठीक है, और ये आयोनिक कंपाउंड्स पे नहीं होते, ये कोवलेंट कंपाउंड्स पे आते हैं। खैर, सॉल्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो सॉल्ट्स हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ये बात इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी अगर सॉल्ट्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लें। वही क्वेश्चन है, अ कैटाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कैटाइन कहाँ से आता है और एनाइन कहाँ से आता है। ठीक है, कि पॉजिटिव पार्ट कहाँ से आ रहा है और नेगेटिव पार्ट कहाँ से आ रहा है। जब आपने कैटाइन की बात करनी है ना स्टूडेंट्स, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप थोड़ा सा ना पहले समझें इसको। याद रखना है कि एनाइन ए से स्टार्ट होता है, एसिड भी ए से स्टार्ट होता है। तो जब भी आपने बात करनी है एनाइन की, तो आपने कहना है कि एनाइन जो है ना वो डिराइव हो रहा है एसिड से। ठीक है, अब अगर आपको एनाइन याद हो गया है तो कैटाइन तो फिर उसका ऑपोजिट हुआ ना, उसको तो याद रखना मुश्किल है नहीं। ठीक है, कैटाइन कहाँ से आएगा, कैटाइन आएगा स्टूडेंट्स बेस में से। ठीक है, इस एमसीक्यू में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, बेस। बाकी मॉलिक्यूल कंपाउंड्स, कैटाइन और जो एनाइन है वो मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स की हम बात, ठीक है, एसिड्स और बेसिस कंपाउंड्स हैं, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि इनके जो चार्जेस हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, या वो एसिड से आ रहे हैं या वो बेस से आ रहे हैं। ठीक है, कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, कंपाउंड्स तो फिर दोनों ही एसिड्स भी हैं बेसिस पे हैं, तो वो ऑप्शन तो हमारी हो नहीं सकती। हमने बात करनी है सिर्फ और सिर्फ चार्जेस की। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ और देख लें। कैटाइन की बात हो गई, अब हो रही है एनाइन की बात। अभी मैंने आपको बताया एनाइन भी ए से है, एसिड भी ए से है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। एसिड, बेस, मॉलिक्यूल, ये दोनों चीज़ें इनकरेक्ट हैं। देखिए, बेस तो वैसे भी इनकरेक्ट है। ठीक है, कैटाइन आएगा बेस से, और मॉलिक्यूल भी हम इसको नहीं कहेंगे। मॉलिक्यूल का मतलब भी और चीज़ होती है। ठीक है, मॉलिक्यूल का मतलब है आप किसी भी मॉलिक्यूल की बात कर सकते हैं। अब वो मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है, वो एसिडिक भी हो सकता है, वो बेसिक भी हो सकता है उसमें ये दोनों करेक्टरिस्टिक ही ना हो। ठीक है, सिर्फ बात समझाने का मकसद ये है कि जब बात होगी कैटाइन और एनाइन की, तो स्पेसिफिकली ये देखें कि एसिड्स की बात हो रही है या बेसिस की बात हो रही है। देख सकते हैं आपके सामने एक रिएक्शन है, जिसमें कौन सा एसिड है, ये है आपके पास फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड है, और ये किस चीज़ के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। नाम आप सबको आने चाहिए, ऐसे साथ साथ नाम देखते जाएंगे ना अगर केमिकल कंपाउंड्स के, तो जब तक बुक एंड होगी आपको ये सारे के सारे नाम याद हो चुके होंगे। ठीक है, क्या चीज़ बन रही है देखें। अब आप देखें अगर कि सॉल्ट के अंदर हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होता,
न्यूट्रल क्यों कहते हैं हम सॉल्ट को? इसीलिए तो कहते हैं न्यूट्रल कि उसके अंदर एसिड का हाइड्रोजन भी नहीं है और बेस का हाइड्रोक्साइड भी नहीं है। लेकिन अगर आप देखें इस प्रोडक्ट में हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है, इस प्रोडक्ट में अगर हाइड्रोजन मौजूद है ना स्टूडेंट्स, ये मैं डिफरेंट कलर से आपको दिखाती हूँ कि ये देखें ये हाइड्रोजन मौजूद है और हमने इस पर डिटेल में बात की हुई है कि अगर हाइड्रोजन मौजूद होता है तो इसका मतलब है कि वो कौन सा कंपाउंड है, वो कौन सा सॉल्ट है, वो एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, बी है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट ये नहीं है, बेसिक सॉल्ट में हाइड्रोक्साइड होते हैं, इस वजह से उनको बेसिक कहते हैं। ठीक है, थर्ड है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट भी नहीं हम इसको कह सकते क्योंकि डबल सॉल्ट भी एक डिफरेंट चीज़ होती है। हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है। फाइनली नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट का मतलब है वो सॉल्ट जिसके अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड कुछ भी नहीं है, वो नॉर्मल है, वो वही सॉल्ट है जिसने फाइनली बनना है जो कि एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। व्हेन पोटेशियम रिएक्ट्स विद HCl द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड इज। देखें कोई भी मेटल रिएक्ट करे, कोई भी, आपकी बुक में जो मेटल है वो मैग्नीशियम गिवन है, लेकिन कोई भी मेटल रिएक्ट करे, आपने याद रखना है ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात हो रही है। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ पे दोबारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देती हूँ कि मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ। ठीक है, मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ और क्या चीज़ बन जाएगी, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये बात याद रखनी है, ये है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब आप देखें कि आपकी स्टेटमेंट में पोटेशियम के का मतलब है ये आपके पास मेटल गिवन है और HCl का मतलब है कि ये एसिड गिवन है। ठीक है, मेटल और एसिड गिवन है आपकी स्टेटमेंट के अंदर, इसका मतलब है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात हो रही है। कौन सा सॉल्ट बनेगा, रिएक्शन लिख के देख लेते हैं। मेटल की जगह हम लिख देते हैं पोटेशियम और एसिड की जगह लिख देते हैं HCl। मैंने आप सबको बताया हुआ है कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट्स हैं, मेटल ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज बनाता है। ठीक है, मेटल्स के बारे में ये बात आपने याद रखनी है कि ये जब भी आयोनिक फॉर्म में जाएंगे ये पॉजिटिव आइंस बनाएंगे। साथ ही साथ HCl में क्लोरीन है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज ले आता है अपने ऊपर और क्लोराइड आयन बन जाता है, जिसकी वजह से पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पे आपके पास सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होगी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि अभी हमने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है। बैलेंस किए बगैर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन ये अब आपके पास बन जाएगा सॉल्ट और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, हमेशा याद रखें केमिकल रिएक्शंस में जो चीज़ रिएक्टेंट साइड पे होगी वही प्रोडक्ट साइड पे होगी, कोई नई चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर आप सेकंड ऑप्शन देखें उसमें सोडियम गिवन है। अब आप मुझे बताएं क्या रिएक्टेंट साइड पे कहीं पे भी सोडियम है? ये देखें, ये तो पोटेशियम है, ये HCl है, रिएक्टेंट साइड पे तो कहीं पे भी सोडियम नहीं गिवन, इसका मतलब सोडियम का सॉल्ट तो नहीं हो सकता। और वैसे भी ये सॉल्ट नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन है, हमारे प्रोडक्ट साइड पे सॉल्ट होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। नेक्स्ट देखें वाटर, तो वाटर की भी बात नहीं है, वाटर प्रोडक्ट हो सकता है लेकिन इस रिएक्शन का नहीं है, वो किसी और रिएक्शन का प्रोडक्ट हो सकता है। फाइनली अमोनिया, तो अमोनिया की भी बात नहीं है क्योंकि जो चीज़ रिएक्टेंट साइड पे मौजूद है वही जाएगी प्रोडक्ट साइड पे। रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन, अगर अमोनिया की बात अगर हम करें तो रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे तो नाइट्रोजन नहीं है, यहाँ तो पोटेशियम है। ठीक है, तो आपके बाकी ऑप्शंस इस वजह से इनकरेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। सॉल्युबल सॉल्ट्स आर रिकवर्ड बाय। अब देखें ये अगर आप एमसीक्यू देखेंगे और अगर आपका अभी तक सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है ना और आपको याद हो गई ये चीज़ें, ये चैप्टर याद हो गया है, तो आपके माइंड में आएगा कि यहाँ पे तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो वेपोरेशन भी है और वो क्रिस्टलाइजेशन भी है। ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट्स को तो हम इन दोनों तरीकों से रिकवर करते हैं। फिर सही ऑप्शन का क्या होगी, आपने याद रखना है, यहाँ पे आपने दोनों ऑप्शंस को करेक्ट करना है, दोनों को। ठीक है, आपके पास एक और ऑप्शन होगी बोथ की, जिसमें बोथ ए एंड बी मेंशन होगा। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं मेंशन किया इस क्विज में, इसलिए नहीं किया ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि ये ना हो कि आप एक ही देखें ऑप्शन को और फिर उसको फाइनलाइज कर लें। ये मैंने आपके लिए सिर्फ इससे रखा, ब्रेन बस्टर है, ताकि आप इस पर फोकस करें और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं लिक्विड में, वो फ्लोट करने के बजाय सेटल डाउन कर जाएंगे और कंटेनर के नीचे नजर आएंगे। प्रेसिपिटेशन तो नहीं है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन को बेसिकली याद रखने के लिए मैं ये सिंपली बात बताती हूँ कि वो फ्लोट करने के बजाय नीचे सेटल डाउन कर जाएंगे और वो प्रेसिपिटेट्स हमें नजर आ जाएंगे। ठीक है, बॉइलिंग भी नहीं करनी। ठीक है, हमारे पास उनको रिकवर करने की बात हो रही है। बॉइलिंग तो स्टार्ट बात का है ना, बॉइलिंग देखें वेपोरेशन में तो बॉइलिंग हो गई, वेपोरेट करना है तो बॉयल तो आपने कर दिया ना, तो बात किस कॉन्सेप्ट की करनी है, वेपोरेशन की करनी है और क्रिस्टलाइजेशन की करनी है, जिसकी वजह से ऑप्शन ई आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अब ये देख लें आपके पास स्टूडेंट्स, ये है वो सॉल्ट जिसमें आपसे पूछा गया है कि इसका नाम क्या है।
स्टूडेंट्स ये वो सॉल्ट्स हैं जो हमारी बुक में गिवन है, और ये 2-3 ऐसे डबल सॉल्ट्स गिवन थे जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके बारे में बात हो सकती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी बुक में 2-3 ऐसे डबल सॉल्ट्स गिवन है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अब इसके बारे में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है और पूछा गया है, ये जो एमसीक्यू अब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला आता होगा तो आपको पता लग जाएगा किस सॉल्ट की बात हो रही है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये कौन सा सॉल्ट है। स्टूडेंट्स आप सबने याद रखना है, ये जो सॉल्ट अब आपके सामने गिवन है ये है मोहर्स सॉल्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, पेपर में इसके बारे में पूछा भी जाता है, पेपर में इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। इसके अलावा पोटैश एलम जो हमने पढ़ा है, फेरिक एलम जो हमने पढ़ा है, इन सब के फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोहर सॉल्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स व्हिच आर मिक्स्ड। देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी ना ट्रिकी चीज़ है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना। जब आपने सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर करने हैं तो उसका तो बड़ा आसान सा तरीका है ना, वाटर में मिक्स किया, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से हमने ऑब्टेन कर लिया। लेकिन जब हमने इनसॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर करने हैं तो किस तरह करने हैं, आपने याद रखना है कि 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स लिए जाएंगे, ठीक है, 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स, और उनके रिएक्शन की वजह से क्या होगा, एक सॉल्युबल सॉल्ट बन जाएगा और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, एक सॉल्युबल सॉल्ट होगा, दूसरा होगा इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो अब आपसे पूछा गया है कि इन प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स व्हिच आर मिक्स्ड, मिक्स्ड का मतलब है कौन सी चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं। आपसे रिएक्टेंट्स के बारे में यहाँ बात की गई है, तो रिएक्टेंट्स के बारे में जब स्टूडेंट्स बात की गई है तो याद रखना है कि कौन से रिएक्टेंट्स हैं, ये आपके पास रिएक्टेंट साइड पे होंगे सॉल्युबल सॉल्ट्स। सॉल्युबल सॉल्ट्स को मिक्स किया जाएगा, उनको मिक्स करने के बाद आपके पास जो आएंगे सॉल्ट्स वो इनमें से एक सॉल्युबल होगा, एक इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट एज इट इज आप सबने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम कार्बोनेट है, वैसे तो ये सोडियम मौजूद है, इसमें कार्बोनेट मौजूद है, लेकिन पूछा गया इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। वैसे तो आप सबने याद रखना है कि इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, ये हमने केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, केमिकल फार्मूले के मुताबिक हमने इसका ये नाम लिया, लेकिन अब हमने देखना है कि इसका नाम क्या है। तो जब हम यूजेस ऑफ सॉल्ट्स पढ़ रहे थे उसमें इसके बारे में हमने बात की थी, मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि ऐसी चीज़ें एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। करेक्ट आंसर आपके पास सोडा ऐश है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और डिटर्जेंट क्या चीज़ें, बाकी सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आप देख सकते हैं, विच लिटमस टर्न्स इनटू रेड इन एसिडिक सॉल्यूशंस। उन्होंने अब ये बता दिया है कि लिटमस पेपर जो है ना वो रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अगर लिटमस पेपर रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है इन एसिडिक सॉल्यूशंस, इसका मतलब है कि कोई कन्वर्जन अगर हो रही है, गौर से सुनने वाली बात है, तो इसका मतलब पहले कलर और था, ठीक है। अगर रेड लिटमस पेपर को ही आप एसिडिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो क्या वो कलर चेंज करेगा, वो कभी भी कलर चेंज नहीं करेगा, वो रेड ही रहेगा क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर वो कलर चेंज कर रहा है तो इसका मतलब है कि पहले उसका कलर और था। तो क्या कलर होता है लिटमस पेपर का जो कि चेंज होकर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, आप सबको याद है वो कलर होता है ब्लू, ठीक है। ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इन सब में कंफ्यूज नहीं होना, इंडिकेटर्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ लिटमस की कि लिटमस रेड में कन्वर्ट हो गया, उसका पहले कलर क्या था, तो पहले कलर ऑब्वियसली उसका ब्लू था, ठीक है। ये बात याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A reaction between an acid and a base is called, हमने पूरा जब चैप्टर पढ़ा तो इस रिएक्शन को बार बार डिस्कस किया है। क्या रिएक्शन है कि एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है, और एसिड और बेस के रिएक्शन में क्या होता है, इसको हम लिखते हैं इस तरह से कि एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ और क्या चीज़ बना देता है, सॉल्ट और वाटर, और इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन, ठीक है। इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते, डीकम्पोजिशन नहीं कहते, हाइड्रोलिसिस नहीं कहते। क्यों नहीं कहते वो देख लेते हैं ज़रा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ आके लग जाएगी, जैसे कि हमने सॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन में डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड अभी देखा, ठीक है। एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ आके अटैच हो रही है, पर ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसा तो यहाँ पे नहीं हो रहा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हमारा ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखें, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब है कोई चीज़ टूट रही है। टूटने का मतलब अब आपके माइंड में ये आएगा कि रिएक्टेंट्स का ब्रेकडाउन तो हो रहा है, फिर वो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये नहीं है। अगर आपको याद हो फर्स्ट चैप्टर में हमने कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा था, और कैल्शियम कार्बोनेट की जब डीकम्पोजिशन पढ़ी थी तो सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट आपके रिएक्टेंट साइड पे था उस वक्त पे।
याद आया, कैल्शियम कार्बोनेट क्योंकि आपके रिएक्टेंट साइड पे था, फिर वो डिकम्पोज हुआ था और कार्बन डाइऑक्साइड में और कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया था। उसको कहते हैं डीकम्पोजिशन के एक ही कंपाउंड है और वो टूट गया है बहुत सारे अपने रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट्स में। लेकिन अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और उसमें वैसे ही बॉन्ड्स टूट के नए बॉन्ड्स बना रहे हैं तो उसको आप डीकम्पोजिशन नहीं कहेंगे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का मैं आपको वर्ड ब्रेकडाउन समझा दूं ताकि आपको पता हो कि ये क्यों नहीं हम काउंट करेंगे। हाइड्रो का मतलब होता है स्टूडेंट्स वाटर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ठीक है। मतलब क्या कि आपके रिएक्टेंट साइड पे वाटर होना चाहिए जिसकी वजह से कंपाउंड का ब्रेकडाउन होगा। हाइड्रोलिसिस पे डिटेल में बात करेंगे अभी आगे हम केमिस्ट्री में, लेकिन अभी के लिए याद रख लेना है कि रिएक्टेंट साइड पे वाटर होना चाहिए। वाटर तो है नहीं, एसिड और बेस है, तो इसका मतलब है हाइड्रोलिसिस भी नहीं हो सकता। आप समझ आए बाकी ऑप्शंस क्यों रूल आउट हो गई हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। सब्सटेंसेस यूज्ड टू प्रिजर्व फूड आर कॉल्ड, प्रिजर्व से याद रख ले प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं इनको, ऑक्सीडेंट्स, माइक्रोबियल, डिग्रेडेटिव, इनकी प्रिजर्वेटिव्स की ना जो मर्जी प्रॉपर्टी हो आपने प्रिजर्वेटिव ही कहना है, उसको प्रॉपर्टीज अलग चीज है, ठीक है। फूड को प्रिजर्व करना है, किससे करना है, प्रिजर्वेटिव से। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं अब हम। टीयर्स, पर्सपिरेशन एंड ब्लड टेस्ट सॉल्टी बिकॉज ऑफ, कोई ना कोई सॉल्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है। मैं हमने ये बात ऑलरेडी की है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। सोडियम क्लोराइड एंड अदर सॉल्ट्स, सोडियम क्लोराइड और अदर सॉल्ट्स हो सकते हैं क्योंकि ये देखें ये सॉल्ट्स हैं। थर्ड ऑप्शन सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड है, ये भी नहीं हो सकता। शुगर, शुगर आपको ऑलरेडी पता है वो तो मीठी चीज़ होती है। हम सॉल्टी टेस्ट की बात करें तो ये जो सेकंड ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड एंड अदर सॉल्ट्स, ये करेक्ट आंसर है क्योंकि टीयर्स, पर्सपिरेशन और ब्लड में ऐसे सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज प्रिजर्वेटिव सर्व एज, प्रिजर्वेटिव्स की जो क्वालिटी है, जो उसकी आप कह ले करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें आता है कि वो एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी माइक्रोबियल होते हैं, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज आती हैं, ऑक्सीडेंट्स नहीं होते, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे, एंटी माइक्रोबियल होंगे, इसलिए ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है विच इज बोथ बी एंड सी। ये प्रॉपर्टी है एज इट इज, याद रखनी है। अब शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड मैंने आपको पहले भी समझाया कि एक चीज जहां पे वहां से डिस्प्लेस हो जाएगी और वहां आके कोई नई चीज अटैच हो जाएगी, ठीक है। या जो चीज डिस्प्लेस हो रही है वो किसी और चीज के साथ जाके अटैच हो जाएगी, जैसे कि मेटल का रिएक्शन होगा एसिड के साथ और क्या चीज़ बनेगी यहाँ पे बनेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास HCl है और HCl का रिएक्शन हो रहा है मैग्नीशियम के साथ। बुक के एग्जांपल में ले रही हूँ, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बन रहा है और साथ साथ हाइड्रोजन बन रही है, ठीक है। रिएक्शन हमने बैलेंस कर दी, बुक का रिएक्शन है इसलिए मैंने आपको बैलेंस करके समझाया है। अब ये देखें यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट था, ये यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा और ये मैग्नीशियम के साथ जाके अटैच हो जाएगा, इसीलिए हम इसको कह देते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या चीज़ है, आप सबको याद है, एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ और क्या चीज़ बनाएगा, अभी हमने देखा सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। फर्क समझ में आ रहा है ना। इन सबका डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड में सिर्फ हाइड्रोजन गैस आपका प्रोडक्ट है और न्यूट्रलाइजेशन में आपके पास वाटर आपका प्रोडक्ट है, सॉल्ट तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। एसिड कौन सा ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने बेस ली, रिएक्शन करवाया, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया और साथ ही साथ वाटर हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट बन गया, ठीक हो गया। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ आर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर्ड। तो हाउ आर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर्ड, इसका मैं आपको बता देती हूँ कि इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स होंगे, ठीक है, 2 soluble salts and they get converted into 1 soluble salt and the other one is insoluble, ठीक है। ये इसका पूरा का पूरा मेथड है। जो रिएक्शन हमारी बुक में हम उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। हम देखेंगे सोडियम, ये सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड से जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। ये बुक का रिएक्शन है, एज इट इज़ है, आपने याद रखना है। सिल्वर क्लोराइड सॉलिड और बाकी सब हमारे पास एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म में क्यों है, जो चीज़ें एक्वस फॉर्म में इसका मतलब है वो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्युबल सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल सॉल्ट है, साथ ही साथ सोडियम नाइट्रेट भी आपके पास एक्वस फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब है ये सॉल्युबल सॉल्ट है। मैं ये डिफरेंट कलर से लिख के बताती हूँ कि आपके पास ये सॉल्युबल सॉल्ट है
और सिल्वर क्लोराइड आपके पास इनसॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है, बुक में एक और रिएक्शन भी लिखा है, अगर आप वो भी लिखना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं तो ऐसे भी ठीक है। ये वो सारे के सारे एमसीक्यूज थे, क्वेश्चंस थे जो इस तरह पेपर में आते हैं। आप इसको ज़रूर रिवाइज करें एक दफ़ा, क्योंकि अगर आप इसको रिवाइज कर लेते हो और अगर आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी हद तक समझ आ गए थे या आते थे ऑलरेडी, तो इसका मतलब है कि आपका ये चैप्टर प्रिपेयर्ड है। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे के सारे हमने प्रैक्टिस कर लिए, तो आप इसको दोबारा प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, आई होप आपको समझ आ गई होगी सॉल्ट से रिलेटेड। ये इस तरह से स्टेटमेंट्स चेंज होती हैं, बात वही होती है और क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है, इसलिए आप इसको रिवाइज करें नेक्स्ट चैप्टर पे जाने से पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।